नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। राजीव जी की भविष्यवाणियों का बहुत लोगों को इंतजार रहता है। मुझे भी रहता है, आपको भी रहता होगा। राजीव जी ने इस बार ट्रंप से लेकर मोदी तक और मोदी से लेकर पुतिन तक बहुत सारी बातें कही और एक बड़ी बात, सरकार कब गिर रही है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। हनुमान जी से कनेक्शन जुड़ता कैसे, ये मुझे भी थोड़ा बहुत सिखा दीजिए, मैं भी जोड़ लूं। गजब आदमी है, जो कहते हैं और उसमें से लगभग सब बातें सही हो जाती हैं। अभी पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे अभी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, कोर्ट से लगेगा, बाकी झटके लगेंगे बीजेपी को। बीजेपी के बुरे ग्रह दिन शुरू हो रहे हैं। तो मैं सोचा कौन सा झटका लगेगा, ऐसा कौन सा झटका जो राजीव जी 440 वोल्ट का करंट बता रहे हैं और इनको झटका लग जाएगा। अच्छा, मैं आपकी बातें फिर रात में मनन भी करता हूँ। जब मैं आपकी बातें सुन लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। क्या मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, भागवत कह देंगे। मैं तरह तरह के चीजें मेरे दिमाग में घुमती रही कि राजीव जी ने कहा कि झटका लगेगा तो लगेगा क्या। लेकिन वो झटका लगा, किसी को उम्मीद नहीं थी सुप्रीम कोर्ट से। तो ये तो बिल्कुल मान के चल रहे थे ये सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा और सब अब बिहार में मनमानी करेंगे। लेकिन जो आपने कहा था झटका लगेगा, तो वो एक विज्ञापन आता था, जोर का झटका धीरे से या धीरे सा झटका जोर से। तो वो जो जी विज्ञापन था वो सही हो गया। एसआईआर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 65 लाख नाम डिक्लेयर करो। कौन है 65 लाख? सोशल मीडिया पे डाल। वो साहब चुनाव आयोग की कपकपी चढ़ गई। मुझे इतनी जोर की याद आई आपकी। मैंने कहा गजब है राजीव जी, जो कहते हैं वो हो जाता है। ये कैलकुलेशन थी कैसे? आपको कौन सा ग्रह ऐसा था जो भारत चुनाव आयोग, आप कहेंगे कि वो तो झटका चुनाव आयोग को लगाया, बीजेपी को कहाँ लगाया। लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यूं उठा लो तो चुनाव आयोग, यूं उठा लो तो बीजेपी। दो जुड़वा भाई है जो कुंभ के मेले में खो गए थे। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। तो मुझे बताइए कौन सा ग्रह ऐसा था बीजेपी का जो आपको पता था कि अब चुनाव आयोग इनको झटका देने वाला है बहुत जोर? राजीव जी। हाँ, सबसे पहले देखो आपको दर्शकों को मैं बता दूं, वो हमारा 13 जुलाई का प्रोग्राम था, 13 जुलाई का प्रोग्राम था, जिसमें मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हॉरोस्कोप डिस्कस की थी आपके यहाँ। आपकी इलेक्शन कमीशन जो दर्शकों आपको जानकारी के लिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 25 जनवरी 1950 को भारत का चुनाव आयोग गठित हुआ था। और वो जैसे हमारा गजट नोटिफिकेशन होता है तो रात्रि को 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। तो वो 24 तारीख की रात रही होगी और 25 की सुबह। तो ये लगभग वो 00 आवर 1 मिनट पर। और तुला लगन की हॉरोस्कोप थी इस समय जो है। और इनकी हॉरोस्कोप में समय ये है, बृहस्पति जुपिटर जुपिटर और राहु की दशा चल रही है, जो 7 मई से शुरू हो चुका था। तो 7 मई से जुपिटर जुपिटर राहु और राहु इनके इनकी हॉरोस्कोप जो मैंने अभी दिखाई है, इनका 10वें घर का तुला लगन में 10th हाउस होता है वर्किंग का। हमारे सभी लोगों के जो कर्म होते हैं, वर्किंग जो है, एक एक्शन होते हैं, एफर्ट्स, वो 3rd हाउस से देखे जाते हैं। और 10वें घर से देखा जाता है वर्क। तो वर्किंग का लॉर्ड, क्योंकि कर्क राशि आई, वर्किंग का लॉर्ड चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में 6वें घर में पीड़ित है, और मंगल उसको देख रहा है 12वें घर से। और इसी तुला लगन की हॉरोस्कोप में दर्शकों 7th लॉर्ड है आपका मंगल, क्योंकि मेष राशि 7th हाउस में आएगी। तो संजय जी, 7वां घर जो होता है वो इमेज का होता है, प्रतिष्ठा का, और पब्लिक ट्रस्ट का भी होता है। आपको दर्शकों एक नई, वैसे मैंने कभी शेयर किया हो, दोबारा बता देता हूं। आजकल बड़ा वोट चोरी का अभियान चल रहा है ना, वोट चोर गड्डी छोड़, जो राहुल ने नारा दिया वो चिपक गया है, वास्तव में घर घर में पॉपुलर हो गया है। तो आपका जो वोट है वो बेसिकली आपके 7वें घर से देखा जाता है, 7th हाउस से, क्योंकि 7th हाउस प्रतिष्ठा का है ना। तो इसीलिए ये इस समय जो घटना घटी है कि जो एसआईआर के मसले में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, तो उसी दिन 13 जुलाई के आसपास क्या नाम है, पहली जो हियरिंग हुई थी, तो मैंने ये कहा था 28 जुलाई को जब ये अगली हियरिंग होगी, उस समय उस दिन उनका चंद्रमा 6-8 एक्सेस में आ रहा था। तो हमेशा मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन का एक फंडामेंटल सिद्धांत सिखा रहा हूं, कभी भी आपके हर प्रोग्राम में कह रहा हूं और अब फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कभी भी याद रखिए, कोई भी कार्य करिए, एक बेसिक आपको सोल्यूशन दे देता हूं, ज्योतिषियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अगर आपका गोचर का चंद्रमा, मतलब ट्रांजिटिंग उस दिन का चंद्रमा आपके जन्म के चंद्रमा से खराब ग्रहों में, खराब अवस्था में, तो काम मत करना, टाल दो उसको, एकमात्र उपाय है, क्योंकि उसमें आपको ह्यूमिलिएशन मिलेगा ही मिलेगा। तो उस समय जब 28 जुलाई के आसपास थी, तो मैंने उसमें राइटअप में लिखा भी था ऊपर, जो राइटअप चुनाव आयोग का शेयर किया था,
कि और वो उसमें मैंने अभी जो पिछले उस प्रोग्राम की ना, उतना पोर्शन वीडियो का एक शॉर्ट करके मेरे पत्रकार मित्र ने बनाया, वो शेयर भी कीजिएगा अपने दर्शकों के साथ में, जिसमें मैंने बताया कि भाई इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ह्यूमिलेशन देखने को मिलेगा। करेंटली इनकी दशा क्या चल रही है? जुपिटर जो 9th हाउस में 7th मई से राहु की दशा इनकी शुरू हो चुकी है, 7 मई से। इसका अर्थ यह है प्रत्यंतर दशा ट्रांजिट में राहु 11th हाउस होता है नए कानून बनाने का, मैं मंगल के साथ है। अतः बिहार में हो रहे, दर्शक ध्यान से सुने, जैसे ही राहु की दशा मई के पहले हफ्ते में शुरू होती है और नया कानून ये अपना नया सगुफा लेकर के आए SIR के रूप में, बिहार में हो रहे न्यू वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, मैं मेलाफाइड इंटेंशन है। राहु की प्रत्यंतर दशा 31 अगस्त 2025 तक चलेगी। उसके बाद जुपिटर सैटर्न की दशा शुरू होगी, जहां पर इस संस्था के डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर कुछ काम करने का योग बनेगा अगस्त के बाद, सितंबर से। अब मैं आपको बताता हूं कि 10 जुलाई को तो ये बच गए। 10 जुलाई को तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को इंक्लूड करिए कि जो आप प्रोसेस चुन रहे हो वो तो। और पहली बात तो ये संस्था जो है नागरिकता वेरीफाई करने की संस्था नहीं है, वो तो होम मिनिस्ट्री का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी। 28 जुलाई को इनका चंद्रमा मीन राशि का है, राहु केतु के बीच में पीड़ित है। 28 जुलाई को चंद्रमा सिंह राशि में होगा और मीन राशि से, पाइसेस से 6th हाउस में होगा। 6th हाउस मतलब 6-8 एक्सिस बन गई चंद्रमा की। जन्म के चंद्रमा से जब भी ट्रांजिटिंग चंद्रमा आपका 6-8 एक्सिस बनाएगा संजय जी, ये किसी के लिए भी लागू होता है, आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया भर के लिए। अगर आपका चंद्रमा गोचर में पिट रहा है, 6-8 एक्सिस में आ जाए, तो वो दिन आपका कष्ट का है, कोई भयंकर नुकसान होना आपका होने वाला है। तो SIR केस में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई, ये राइटअप में ऊपर टॉप में लिखा हुआ, दर्शक ध्यान रखें, ये शेयर भी करूंगा मैं आपसे। SIR केस में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को है। उस दिन ट्रांजिटिंग मून केतु मार्स के साथ सिंह राशि में होगा। ECI के बर्थ चार्ट में ये 6-8 एक्सिस बनाएगा। हेंस इट विल बी ए ग्रेट ह्यूमिलेशन डे फॉर देम। सुप्रीम कोर्ट इनकी इस कार्रवाई के ऊपर बहुत बड़ा टिप्पणी करके इनको कटघरे में खड़ा करने जा रहा है 28 जुलाई को फाइनल जजमेंट। तो संजय जी, जब ये अभी कितना 11 अगस्त को आया, कब आया जजमेंट दिया है, तो उस दिन भी चंद्रमा इनका जो है 2-12 एक्सिस में था, मेष राशि में था। इनका जन्म का चंद्रमा मीन राशि में है। तो एक तो मैंने इस हॉरोस्कोप को हमेशा आपको कहा, ये जो दिखाते हुए इस हॉरोस्कोप में हमेशा के लिए एक बता देता हूं, ये संस्था में इनकी वर्किंग पर एक तो डर से युक्त उनकी वर्किंग होगी, फोबिया होगा इनको। मतलब ये इसको चुनाव आयोग में, जब भी चुनाव आयोग की वर्किंग होगी, जो चुनाव में लगने वाली मशीनरी होगी, ये हमेशा सरकार के दबाव में काम करेगी। क्यों? क्योंकि 10वें घर का लॉर्ड पीड़ित हो गया राहु केतु के साथ में। एक तो चंद्रमा वैसे ही आपका वो क्या नाम, इमोशनल और वीक प्लेनेट है, वो 6वें घर रोग के घर में चला गया। राहु देख रहा है और मंगल भी उसको देख रहा है, राहु उसके साथ में। तो ऐसी अवस्था में आपको बताता हूं, कोई भी सरकार आ जाए, इस चुनाव आयोग को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस हो या कोई भी सरकार आए, तो ये एक वीक संस्था के रूप में मैं देख रहा हूं उसको। उसमें भी खराब समय यह आया कि इनकी इस समय प्रत्यंतर दशा मई के पहले हफ्ते से शुरू हो चुकी थी, क्या नाम है, राहु की, जिसके कारण इनको ये ह्यूमिलेशन देखना पड़ा है। और इसमें आने वाले SIR के मसले में इनका एक्सपोज होने वाला है। क्यों कह रहा हूं इस बात को कि भारत की कुंडली को भी हम आज चर्चा करेंगे। संजय जी, आप अक्सर मैं बीजेपी की एनुअल हॉरोस्कोप की बात करता हूं, तो हमको एक हॉरोस्कोप आज जरूर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही, आज हमारा 17 अगस्त को ये प्रोग्राम है लगा और 15 अगस्त अभी निकला है, तो इसका मतलब भारत की भी हम एनुअल हॉरोस्कोप देख सकते हैं। भाई, भारत का भी तो वर्षफल शुरू हो गया जब हम बीजेपी के वर्षफल शुरू कर रहे हैं। तो ये तो आपने जो मूल कारण कहा था कि भाई ये चुनाव आयोग की घटना थी, तो बीजेपी से क्या संबंध है, तो भैया ये बीजेपी की एनुअल हॉरोस्कोप देख लो। मैंने इनकी एनुअल हॉरोस्कोप में ये जो राइटअप था, इसमें ये कहा भी है, ये राइटअप है 30 मार्च का। ये 30 मार्च को मैंने प्रोग्राम में, मैं बार बार इस हॉरोस्कोप इसलिए बताता हूं कि इसमें मैंने ये कहा था कि इनके सहयोगी का मतलब इनकी जांच एजेंसियां हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, या कॉर्पोरेट के मित्रों, मीडिया हो, इनके एक्सपोज होंगे, स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे।
तो वो धीरे धीरे क्या नाम है ये सब निकल करके आया। मैंने ये भी कहा था इसमें ये जो न्यू इनकम टैक्स इनके संवैधानिक अधिकारों जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, आरटीआई लॉज का हनन करना इन्हें बैकफायर करेगा। और आरएसएस सहयोगी दलों विद इन दी पार्टी में भी असंतोष के स्वर मजबूत होंगे। और साथ में इनको इंटरनल ट्रेड टैरिफ वार का भी इनको कहा था। लगातार इस वर्ष में मैंने ये कहा इनको एक और मैंने एक बात कही है, इनका पूरे वर्ष में आचरण घटिया किस्म का होगा। ये पीछे की बैक साइड में लिखा हुआ है, ये उसी समय शेयर भी किया है। पूरे वर्ष में आचरण घटिया किस्म का होगा, जिससे विश्व में इनकी इमेज बहुत खराब होगी। ह्यूमिलिएशन एंड मनी मूवमेंट ऑफ डिसग्रेस का सामना करना पड़ेगा। तो भाजपा की हॉरोस्कोप में भी तो ये था, क्योंकि भाजपा की हॉरोस्कोप में मोदी जी की सत्ता जानी है। मैं बार बार फिर आज के आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मोदी जी की सत्ता जो है अप्रैल 2026 तक चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चौथा घर में सारे ग्रह इसमें है। क्योंकि मुंथेस भी जो है पीड़ित है इसमें, ईयर लॉर्ड भी पीड़ित है, इनका जो है जन्म कुंडली का जो लग्नेश है वो पीड़ित है। 10वें घर का जो आपकी धनु लगन की कुंडली बनी, इसमें 10वां घर 7वां घर प्रतिष्ठा का होता है, इमेज का। जो इमेज इनकी भी क्यों इमेज पर बट्टा लगना था कि आपने देखा कि जब भी चुनाव का कोई भी चुनाव आयोग से संबंधित मसला आता था तो बीजेपी के प्रवक्ता उसको टेकअप करते थे। बीजेपी के प्रवक्ता मतलब चाहे राजीव कुमार पर अटैक करिए या पुराने चुनाव आयुक्तों पर अटैक करिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता क्यों आते थे? तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन है कि इन लोगों की साठगांठ और वो इनकी इमेज दोनों को नुकसान होने वाला था। क्योंकि मुंता इनकी चौथे घर में गई है, मुंतेश जो है छठवें घर में झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट के घर में, लिटिगेशन के घर में है, और शनि उसको देख रहा है। और बुध जो है इनका जन्म की कुंडली का इस समय जो वर्ष बहुत खराब है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 4 महीने में देखो बस से बदतर है। तो अभी एसआईआर मसले में जो राहुल गांधी ने बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस की थी, वोट चोरी की, आप देखिए इस समय जो क्या नाम है इलेक्शन कमीशन की हॉरोस्कोप है, वो भी संजय जी इनके लिए बहुत बड़े मानसिक कष्ट का संकेत दे रही है कि इस एसआईआर के खुलासे में जो सुप्रीम कोर्ट के कारण 22 अगस्त तक उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसमें आदेश में अपनी बात कही थी कि आप इसको इस ऑर्डर को कंपाइल करिए, कंप्लाई करिए, और कंप्लाई करके फिर हमको रिपोर्ट भी करिए, उनको सबमिट भी करना पड़ेगा। तो इस हॉरोस्कोप में ये जो है फर्दर जो है इनके लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली है, और भाजपा के लिए भी मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। इस एक बात और बता देता हूं, अक्सर हम डेस्टिनी की बात करते हैं, डेस्टिनी की ये बात करते हैं ना, ये एक डेस्टिनी के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि विषय ये आया कि बड़े से बड़े आदमी को भी, हमने आपके पिछले प्रोग्राम में एक बात कही थी, एक कोट किया था जो आम भाषा में किया जाए, जो बोओगे वो काटोगे। जो आपने बोया है वो एक दिन काटना पड़ेगा। मतलब कर्मास के सिद्धांत हैं ये। कर्म और रिवर्थ का एक बहुत अच्छी किताब है। हमने हमारे गुरुजी सेकंड ईयर में हम जब पेपर होता था तो लेते थे कि ज्योतिष और कर्मा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि आपकी जो हॉरोस्कोप होती है वो आपका कर्मा है, वो बेसिकली जो इस जन्म में आपको भोगना है। एस्ट्रोलॉजी में जो जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन जो ग्रहों की स्थिति होती है उससे पूरी लाइफ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आने वाली हर मतलब एंटायर जीवन को, चाहे वो कोई संस्था हो, जैसे हमने क्या देखा भाई, हमने जो इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ उसको हमने एक घटना बना करके हॉरोस्कोप डिस्कस की। इसी तरह बीजेपी का वर्चुअल जब उस दिन आया उसको डिस्कस। इसी तरह से मैं एक बहुत अच्छी ये राइटअप जरूर शेयर की है कि बिना इसको कर्मा सिद्धांत को समझे हम जान ही नहीं सकते कि ज्योतिष का मायने क्या है। तो मैं पढ़ के बताता था, 5th फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी, भगवत गीता में चैप्टर 18, ये भागवत गीता है, इसमें चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 14 है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिबोधम विविधास प्रतिचेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। The following are the factors operating towards the accomplishment of action. ध्यान से सुनिएगा, आपके मैनेजमेंट की थ्योरी भी बता देता हूं कि जब आप कोई कार्य करते हो तो 5 फैक्टर उसमें होते हैं। कोई भी कार्य करिए जीवन में, तो पहला क्या है, एक तो कर्ता होगा, द बॉडी एंड द डूअर, द ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनीफोल्ड काइंड्स, एंड द 5th इज दैव, 5वां होता है दैव।
जिसको कि काल कहा जाता है या भाग्य कहा जाता है, इसको डेस्टिनी भी कहते हैं। In the language of management, there are 5 components in the implementation of any plan or project. पहला क्या होता है उसका कंपोनेंट? ए प्लान ऑफ एक्शन, एक कोई प्लान ऑफ एक्शन होगा। दूसरा एक प्लान मैनेजर होता है, उसको करने वाला। तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन होते हैं, कोई आप काम करें। चौथा द एक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है। बट द फाइनल आउटकम ऑफ दिस इज आइदर सक्सेस और फेलियर विच डिपेंड्स अपॉन द फिफ्थ फैक्टर नोन एज डेस्टिनी। इसको डेस्टिनी कहा गया। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा महर्षि गर्गाचार्य को, that which is beyond the perception of 5 senses and is concealed in the past and future can also be known practically through Jyotish. You have created that शास्त्र। इसलिए बता रहा हूं कि अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इसी प्रारब्ध के कारण आ रहे हैं। इसमें किसी व्यक्ति का विषय नहीं है। राहुल गांधी भी हैं तो एक निमित्त के रूप में सामने खड़े हैं, क्योंकि राहुल गांधी की खुद की हॉरोस्कोप में ग्रह स्थिति मौजूद है। सो व्हाट इज डेस्टिनी? वाल्मीकि रामायण है, ये वाल्मीकि रामायण में आप देखिए, वाल्मीकि रामायण में डेस्टिनी को एक बड़ा अच्छे ढंग से भगवान राम और लक्ष्मण के संवाद के रूप में समझाया गया है। वाल्मीकि रामायण, लॉर्ड राम एक्सप्लेन टू लक्ष्मण, जब लक्ष्मण ने पूछा उनसे, when instead of being crowned he was asked to go into exile into forest for 14 years। भगवान लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु आप तो जगत के पालन करता हो, ये क्या मसला है कि आप कहां आपका राज्याभिषेक होने वाला था और कहां आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया? तो भगवान राम का जवाब था, ही वॉज आस्क्ड टू गो इनटू एक्साइल इनटू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर। तो भगवान राम ने जवाब दिया लक्ष्मण का, ये सब देव की कृपा है। इट इज ऑल द वर्क ऑफ डेस्टिनी विच द वाइज एक्सेप्ट। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डेस्टिनी को, प्रारब्ध को स्वीकारते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को, वर्तमान जीवन को व्यतीत करते हैं। उनसे डेस्टिनी से फाइट करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मण ने अगले श्लोक में इसी वाल्मीकि रामायण में कहा था कि मैं देव को बदल दूंगा। तो भगवान राम ने उनको फिर समझाया कि देव को कोई नहीं बदल सकता, देव को स्वीकारना ही है। इसी तरह से when we get the results of our own karma in the shape of happiness or unhappiness, we then become aware of destiny. No one can fight it. Happiness and unhappiness, fear and anger, gain and loss, creation and destruction, and similar happenings are quirks, abrupt twist or curve of destiny। ये महाभारत में एक बहुत अच्छा संस्कृत का श्लोक है, ये जरूर राइटअप आप शेयर कीजिएगा। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम मनुगच्छति। The karmas of a person chases him in every birth of his or her। Karmas recognize his doer just as calf, जैसे एक बछड़ा recognize her mother cow even in herd। एक बड़े लार्ज झुंड में भी एक बछड़ा जैसे अपनी माँ गाय को पहचान लेता है, इसी तरह से कर्मास जो आपने किए हैं, आप कितने ही बर्त ले लीजिए, वो कर्मास आपको भोगने ही है। तो ये नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जब भाजपा हो या संघ हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सब इस चीज को सोच लें, चाहे वो राजीव कुमार हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता हो, कि ये सब कर्माज आपको उसी तरह से आपका चेज करेंगे, उसी तरह पहचान लेंगे और एक दिन आपको पनिशमेंट। एक सेकंड राजीव जी, ये जो आपने नाम लिया राजीव कुमार, आपका नामा राशि, पूर्व चुनाव आयुक्त, ये तो आपके दोस्त हुआ करते थे, आपसे बातचीत थी, आपके बढ़िया संवाद था, बड़ी सोशल मीडिया पे चर्चा है कि साहब माल्टा चले गए हैं। माल्टा एक ऐसा देश है, मेरा एक मित्र है, वो ये कह रहा था कि अगर जैसे टीवी चैनल चला रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो उसने कहा था कि अगर मैं ये देख रहा था कि ये 400 पार आ गए तो लोगों का जीना हराम कर देंगे। तो मेरे मित्र ने बताया कि मैंने देखा कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो नागरिकता जल्दी दे दे, तो उसने मैंने देखा माल्टा एक ऐसा देश है तो 2-3 करोड़ रुपए में नागरिकता दे देता है। यूरोप का मतलब सुंदर सा देश है वो। बोले मैंने प्लान किया था कि 300 पार गए तो मैं माल्टा चला जाऊंगा, भारत की नागरिकता छोड़ दूंगा। नहीं संजय जी, आपको जानकारी बताओ, विदेश तो नहीं गए, क्योंकि वो जहां तक मैं बहुत दर्शकों को एक पुरानी बात भी बताता हूँ, क्योंकि वो व्हाट्सएप के मेरे मैसेज पढ़ रहे हैं, मैं हर मैसेज उनको फॉरवर्ड करता हूँ, अच्छा या बुरा। दर्शकों आपकी जानकारी के बता दें, हर मैसेज मैं उनको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करता हूँ, फिर उसका रिप्लाई वो देखता हूँ कि उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रीड करते हैं।
दूसरी बात आपको बताएं दर्शकों, ये व्यक्ति, हालांकि मैं तो एक साधारण सा हनुमान जी का भक्त हूं, लेकिन जब ये व्यक्ति मुझे मिला था तो मात्र एक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का था, कि बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर कभी भी नहीं था। इनके साथ के बैचमेट बताते हैं ये बहुत ही एवरेज आईक्यू का आईएएस अफसर था। बल्कि इन्होंने मुझे खुद बताया था, जब ये फाइनेंस सेक्रेटरी हुए थे तो एक दिन मैं इनकी मंत्रालय में हॉरोस्कोप देख रहा था, तो मैंने ऐसी बात की, मैंने कहा राजीव जी आपका 2011 से पहले तो बहुत खराब समय रहा होगा। बोले बहुत ज्यादा खराब रहा। आपको जानकारी होनी चाहिए, इनको चारा घोटाले में इनका लालू जी के उस चक्कर में नाम भी था, क्योंकि झारखंड कैडर के हैं ये, तो बहुत अच्छे, और कैडर भी, झारखंड कैडर भी कोई बहुत मजबूत कैडर नहीं माना था। लेकिन इस व्यक्ति को इतनी सफलता क्यों मिली? कुंडली में योग तो था, क्योंकि इनकी जो कुंडली है टॉरस लगन की है, और लग्नेश जो है आपके 9वें घर में थे भाग्यस्थान में, और उसकी दशा 20 साल की मिल गई। तो जो उसकी वजह से ये सारा खेल है, 2011 से तो 2031 तक की इनकी दशा है। इसी दौरान 31 मतलब 11 से शुरू हुई है संजय जी। उसके बाद ये सेंटर में डेपुटेशन पे आते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में, फिर ये डीओपीटी में गए, वहां हमारा संपर्क होता, तब जॉइंट सेक्रेटरी थे। अब ये कुछ भी कह लीजिए, मेरे जैसा व्यक्ति जब इनके घर में गया और जब मैंने इनकी डाइनिंग टेबल पर हॉरोस्कोप देखी है, तो मैंने कहा भाई आपके परचम लहराने का टाइम है। राजीव कुमार पे बात हो रही है ना, इसलिए बता रहा हूं। तो आप देखिए, हमने साथ साथ लंच किया, वापस लौट करके मैं आता हूं, इन्होंने मेरा नंबर लिया, पर्सनल नंबर इन्होंने मेरे से शेयर किया था। आज मेरे प्रोग्राम को सुनेंगे तो मैं राजीव जी आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने उस समय भी आपको चेतावनी क्या दी थी। आप इसलिए आप भूल गए होंगे कि बड़े पद पर पहुंच के आदमी दिमाग खराब तो हो ही जाता है, स्वाभाविक है किसी का भी, हम सब मनुष्य है ना। तो संजय जी ये हुआ कि एक हफ्ते बाद फोन आता है मेरे पास में, ये बैंकिंग सेक्रेटरी बन गए, मतलब सेक्रेटरी रैंक पे पहुंच गए थे ज्वाइंट सेक्रेटरी से। तो उस समय मेरे से पूछ करके इन्होंने शपथ ली थी, मतलब वो चार्ज लिया था बैंकिंग सेक्रेटरी का। उसी पोजीशन में रह करके इन्होंने सबसे ज्यादा टेन्योर पार, जब मैं बैंकिंग मंत्रालय में गया संजय जी, जितने लिस्ट लगे तो ना आईएएस का भी आप गए होंगे सेक्रेटरीज के दफ्तर में, तो जो इससे पहले के जो पूर्व के सचिव होते हैं उनकी लिस्ट लगी होती है। तो इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा टेन्योर पूरा किया, 3 साल से ज्यादा बैंकिंग सेक्रेटरी पर। और मजे की बात, उसी पोजीशन पर रहते हुए ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी का भी एडिशनल चार्ज मिल गया, क्योंकि एक गर्ग साहब होते तो वो बीच में मोदी जी से नाराजगी के कारण छोड़ के चले गए, तो उस टेन्योर को इन्होंने पूरा किया। तो ये एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। उसके बाद मैं इनको मिलने गया, ये रिटायरमेंट के बाद मैंने इनसे उस समय मंत्रालय में भी कहा था कि आपका रिटायरमेंट नहीं है, आपको बैक टू बैक पोजीशन असाइनमेंट मिलेगा। उसके बाद जब ये पीएससीबी के चेयरमैन बने, पब्लिक सिलेक्शन एंटरप्राइजेस बोर्ड होता है, उसमें भी वहां मैं इनके सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दफ्तर में गया, तो वहां पर मैंने फिर इनसे ये कहा कि आपकी इस पोजीशन पर आप टिकोगे नहीं। तो बोले मतलब? इन्होंने उस समय तक अप्लाई कर रखा था चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयुक्त के लिए, क्योंकि वो बीच में क्या नाम है आपके, कौन से थे वो, हरियाणा कैडर के एक आईएएस होते थे, बीच में छोड़ के चले गए थे मोदी जी से मतभेद के कारण। वहां पर संजय जी एक हफ्ते के बाद इनका जब अखबार में नाम आया कि ये इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो उस समय तो बात नहीं थी। जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, तो दर्शकों आज मैं बता देता हूं कि गुरु का या गाइड का एक काम क्या होता है, वो चेतावनी दे सकता है, बाकी तो आपके कर्माज आपको अच्छा या बुरा फल देंगे। मैंने संजय जी, इन्होंने अपने किसी टटपूंजी पंडित से कोई समय निकलवाया होगा, मैंने कुछ समय निकाल के दिया कि इस समय आप चार्ज लेना मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो मैंने इनको एक वार्निंग दी थी, 10 को आज मुझे कहते हुए, इसलिए कि ये मेरे प्रोग्राम को सुने और उस बात वार्निंग को सुने। आज इतना इन्होंने अपने लिए अपमान क्यों इकट्ठा किया है? 2 बच्चियां हैं इनके, दोनों दामाद इनके ब्यूरोक्रेट हैं, इसीलिए कंप्रोमाइज में होना स्वाभाविक था। आरएसएस बैकग्राउंड के हैं पूरे, कट्टर आरएसएस ही, क्योंकि जब भी मैं इनके फंक्शन में जाता था तो वही उन्हीं बीजेपी और आरएसएस के लोग ही ज्यादा मिलते थे। तो संजय जी मैं आपको बताता हूं कि इसमें मैंने इनसे कहा था कि राजीव जी याद रखिएगा, ये पद तो आने जाने वाली चीज है, ये साल 2 साल 3 साल रहेगा, लेकिन याद रखिएगा इसके में आपने जो कार्य किया वो आपको आगे रिटायरमेंट के बाद छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए आज इनके सामने जो पूरी सोशल मीडिया में कि भाग गए हैं, कहां गए, इनको जेल भेजना चाहिए, राहुल गांधी ने भी धमकी दी है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब चीजें फंसेंगे तो सही, क्योंकि इनकी दशा अभी इस समय छठवें घर के लॉर्ड की चल रही है, तो लिटिगेशन तो इनके ऊपर होगा, राजीव कुमार के ऊपर। ये ट्रैप तो हुए हैं क्योंकि वो प्रो आइडियोलॉजी के होने के कारण।
तो मैंने संजय जी इनसे ये कहा था कि राजीव जी याद रखिएगा, पद आने वाली चीज है, आने जाने की चीज है, लेकिन आपका समर्पण हनुमान जी के प्रति होना चाहिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह के प्रति नहीं होना चाहिए। दर्शक दोबारा सुन ले मेरी बात को। मैंने राजीव कुमार को चार्ज लेने से पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चार्ज लेने से पहले इनको व्हाट्सएप कॉल पर बताया था कि राजीव जी आपका समर्पण मतलब आपको केवल और केवल हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए, मोदी शाह नहीं। ये इन लोगों के बारे में मैं जानता हूं, गुजरात के बहुत सारे लोगों ने बताया ये आपका सर्वनाश कर देंगे। और आज संजय जी वही स्थिति आ गई कि आज राजीव कुमार ही नहीं है, बाकी पुराने 3 चुनाव आयुक्तों का भी नाम गिना देता हूं। सुनील अरोड़ा, वो आपके राजस्थान काडर के थे, महाकरप्ट आईएएस ऑफिसर, जैसे पुराने आईएएस बन मुझे तो नहीं पता, मेरा कभी परिचय भी नहीं हुआ, लेकिन उनके संगी साथी पुराने आईएएस अफसर बताते हैं, इसीलिए वो लाए गए वहां पर चुनाव आयुक्त बना करके। और उन्होंने 2014-19 में खूब मोदी जी की मदद की, 2019 का चुनाव में भी। उसके बाद सुशील कुमार आते हैं। सुशील कुमार गुजरात में चीफ इनकम टैक्स या कमिश्नर रहे हैं, क्या है वो, गुजरात में उनका काफी लंबा कार्यकाल रहा। तीसरे बने राजीव कुमार और चौथे ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अमित शाह के दफ्तर से, ये बाबू हैं वो। तो आपने लगातार देखा कि इस तरह से भाजपा ने, और संघ, क्योंकि संघ की आइडियोलॉजी से बनी हुई भाजपा है, तो इन्होंने पूरे तंत्र पर मतलब इलेक्शन के पूरे सिस्टम को इन्होंने कब्जा करके रखा। और इसका दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मैं अभी आपको जो डेस्टिनी का सब्जेक्ट समझाया, इसीलिए जानबूझकर समझाया था कि मैं आज इन लोगों को वार्न कर रहा हूं कि महाभारत का जो कोट है वो याद रखना कि आपके कर्माज आपका उसी तरह पीछा करते हैं जैसे एक झुंड में गाय का बछड़ा गाय को पहचान लेता है। तो और एक और चीज बताता हूं कि ये, और मैं जिससे सबसे एक और चीज हमको जाननी चाहिए कि ये सभी पब्लिक लाइफ से अचानक गायब हो गए हैं। ना सुनील कुमार अरोड़ा के बारे में पता करेंगे आप, सार्वजनिक जीवन में कहीं लेक्चर देते हुए, किसी स्कूल कॉलेज में फंक्शन में जाते हुए, सामाजिक इनका कोई नहीं देखेंगे। और ना सुशील कुमार का, ऐसे ही राजीव कुमार का कि वो गायब हो गए, क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन उनकी हॉरोस्कोप में केस दर्ज होने की दशा तो चल रही है लिटिगेशन की। और इसी के साथ साथ संजय जी और भी आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके बाकी जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उनका क्या हाल है? उनको कौन समाज में अपने पास बैठाना चाहता? वो कौन से किसी फंक्शन में इस समय रेस्पेक्ट किए जाते हैं? ऐसे चंद्रचूड़ जी हैं। और आपने देखा और जिसने इस सरकार का, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति की सरकार है, जिसने इसका साथ दिया उसका यही हश्र हुआ। तो जो लोग अभी वर्तमान में आईएएस अफसर है वो ध्यान रखें, आप सब एक दिन दंड के भागीदार तो हो, क्योंकि ये सरकार तो जाने वाली है। सरकार तो किसी अब ज्यादा लंबा समय नहीं है सरकार का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनके पीछे पड़ ही गया है और आने वाले समय में। और कितना समय है? आप कह रहे हो ज्यादा समय नहीं है, कितना समय बचा है सरकार का? मैंने तो आपको क्या वर्षफल बताया ना, 25 से अप्रैल 26 तक डेट नोट करके रखिएगा, इसी दौरान काम तमाम हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि जस्टिस गोगोई, चंद्रचूड़, राजीव कुमार, सतपाल मलिक जी। अब सतपाल मलिक जी भी जो चले गए, आपको एक वर्षफल की मैंने एक और जानकारी दी, जो मैंने राइटर बताया था कि इनके महत्वपूर्ण नेताओं के अशुभ समाचार आने के, बीमार पड़ने के योग भी हैं। वर्षफल में बीजेपी की बताया था। तो देखो, वो कहीं भी किसी भी पार्टी से आए, लेकिन वर्तमान में तो वो भाजपा से जुड़े हुए थे सतपाल मलिक जी। जगदीश धनखड़ जी भी वहीं जुड़े हुए थे। सतपाल मलिक जी का अभी पिछले हफ्ते देहांत हो गया, और किस तरह से देहांत हुआ, कितना इन्होंने सम्मान दिया है बीजेपी ने, वो सब जानते हैं कि कोई नरेंद्र मोदी और उनके अमित शाह और ये लोग कभी कोई मिलने भी नहीं गया उनका। इस समय तो कम से कम मृत्यु के समय हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है, सनातन धर्म में, कि यार हमारी कितनी भी दुश्मनी किसी से रही हो, लेकिन मृत्यु के समय तो हमें सब भेदभाव भुला देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के पास मर के सभी को पहुंचना है और इसी तरह मरना है। मरने की डेथ तो सबकी लगभग एक जैसी, सभी की एक सी होती है। तो संजय जी, ये सभी के सभी, मायावती, चौटाला परिवार, बादल परिवार, एआईएडीएमके, शिवसेना, सुशील मोदी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सभी का सार्वजनिक जीवन लगभग खत्म हो गया है। और आम आदमी की तरह ये स्वतंत्र रूप से घूम फिर नहीं सकते, हमारे आपकी तरह घूमने फिरना इनका सब बंद हुआ है। और आपको एक और जानकारी बता देता हूं संजय जी, राजीव कुमार जी एक डायरी दिखाते थे 40 केसेस की, कि ईवीएम के खिलाफ इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं। मैं आपको एक बहुत पक्की जानकारी बता दूं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के वर्ड्स के साथ,
कि एक लॉबी है बीजेपी समर्थन वाली, आरएसएस समर्थन वाली, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग क्या करते थे, फर्जी केसेस डाल देते थे जिसमें इल प्रिपेयर्ड पिटिशंस होती थी, फैक्ट्स के साथ ना हो कुछ हो, जो आराम से उनको पता था मतलब स्वाभाविक रूप से वो रिजेक्ट हो जानी थी। इस तरह से इन्होंने ये आंकड़ा 40 का पूरा किया है कि इन्हीं के लोगों ने वो केस डाले, वहां जब सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गए, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करके राजीव कुमार ने एक फाइल बना ली। तो ये सब क्यों किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या पब्लिक में नैरेटिव बनाने के लिए, अरे देखो यार ये ईवीएम का मसला तो वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुनता है। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा का पार्ट है, इन्हीं के लोग करते रहते हैं ये सब केसेस। तो और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसी प्रारब्ध का एक पार्ट मोदी की सरकार भी है। मोदी की सरकार उस प्रारब्ध का पार्ट क्यों है? क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूं कि आज फिर से दिखाता हूं कि आज मैं इसलिए मुझे ये प्रश्न लेना पड़ा, आज मेरा प्रोग्राम इसी पे चलेगा कि संजय जी मेरे से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि यह जाएगा कब, मोदी कब हटेगा। भाई आम आदमी लड़ नहीं सकता, बेचारा दुखी हो सकता है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर कॉल। तो मैं दर्शकों को बता देता हूं, तो मैंने हमेशा पिछले प्रोग्राम में भी श्रीमद् भागवत को दिखाते हुए कहा था कि हमारे आपके पाप भी तो हैं कि हमने ऐसे नेता को चुना तो अब आपको भोगना पड़ेगा। तो वो क्यों है? क्योंकि ये जब मोदी जी ने ओथ ली थी तो उस समय ये जो है भारत की कुंडली की सॉरी ये दशा थी। जब मोदी जी ने ओथ ली है तो उस समय भारत की ग्रह दशा ये थी, जो कि जिसका ये राइट अप है, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बता देता हूं 26 मई 2014 को मोदी ने, क्या यह भारत और उसकी जनता का दुर्भाग्य था, डेस्टिनी था, जिसने हमें पिछले वर्षों में डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, केयर, जनरल हैप्पीनेस, हार्मोनी इन द कंट्री, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड अदर पॉलिसीज में देश और देशवासियों को सफर करते हुए देखा। सेना को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यूएस से लगातार ह्यूमिलेट होने के बाद मोदी जी अब चाइना जा रहे हैं, उस देश में जिसने हमारे गलवान घाटी में 20 सैनिकों की हत्या की। अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हमारे आर्मी के डिप्टी चीफ ने पब्लिकली ये कहा था, ये राइटअप जरूर है कि दरअसल इस कॉन्फ्लिक्ट में हम चाइना, टर्की और पाकिस्तान से लड़ रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स को वर्चुअली चाइना ने टेक ओवर कर लिया है। वो उसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट 22 अगस्त तक देने जा रहा है। आने वाले समय में मोदी जी की इस विजनलेस डिप्लोमेसी से यूएस और एग्रेसिव होकर भारत के लिए न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये आगे की भविष्यवाणी बता रहा हूं। जनरल मुनीर पाकिस्तान का यूएस लैंड से भारत को चेतावनी देते हुए कहता है कि पाकिस्तान को मिलने वाले पानी के सोर्स पर अगर भारत ने डैम बनाने की कोशिश की तो वो उसे 10 मिसाइल मारकर डैमेज कर देगा। अब की बार न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो आधी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये सब डोनाल्ड ट्रंप की शय पर हुआ, क्योंकि अमेरिका की लैंड से उसने ये बातें कही हैं। आने वाली 6 सितंबर से 7 वर्ष की भारत की मंगल की दिशा भारत की हॉरोस्कोप में इसका संकेत भी दे रही है कि फॉरेन बिग पावर्स के कारण भारत की इकोनॉमी बैडली डैमेज होगी, आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, कॉर्पोरेट हाउस का भारत से पलायन, एक्सोडस होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वो गोल्ड कार्ड भी क्या नाम है अनाउंस किया हुआ है। वार जैसी स्थिति फिर से उत्पन्न होगी, स्टॉक मार्केट में भारी तबाही होगी। और स्टॉक मार्केट से ध्यान आया संजय जी, आपको जानकारी के बता देता हूं, एक मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार एफआईज ने अभी तक जनवरी 2025 से लेके अभी अगस्त के 16 अगस्त तक जब बाजार बंद हुआ 1.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। और वो इस तरह से बेच रहे हैं जैसे उसमें लिखा था उस रिपोर्ट में, दे आर सेलिंग इक्विटीज लाइक देयर इज नो टुमारो, जैसे कल कोई सुबह नहीं होगी, कल की कोई सुबह नहीं होगी। 1.5 लाख करोड़ का माल एफआईज ने बेचा है आपके 2025 में जनवरी से लेके अभी तक, और लगातार बेच रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये अकॉर्डिंग टू ये रिपोर्ट इन मनी कंट्रोल, एफआईज डंप 1.5 लाख करोड़ स्टॉक्स इन ऑल सेक्शंस फ्रॉम इंडियन मार्केट इन 2025। डिप्लोमेसी टोटली फेल होगी। इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ये भी है कि मोदी जी ने जब ओथ ली तो एक सनसेट के समय इन्होंने सनसेट सूरज के आसपास शपथ ली थी, और बीजेपी की महादशा उस समय सूर्य की चल रही थी, सन की, जो कि इनकी हॉरोस्कोप में 10th हाउस में मृत्यु भाग की डिग्री में है, फेलियर इन गवर्नेंस। मृत्यु भाग की डिग्री का मतलब फेलियर इन गवर्नेंस, और हैवीली एफ्लिक्टेड रेट्रोग्रेड मंगल से 8वीं एस्पेक्ट से पीड़ित हो रहा है। ये ज्योतिषी कॉम्बिनेशन एक डिक्टेटर, रूथलेस, संवेदनहीन सत्ता का होता है।
इसलिए हमने इन वर्षों में ये देखा कि इस गवर्नमेंट ने सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके उन्हें महत्वहीन बना दिया, मीडिया की हत्या करके डेमोक्रेसी का बेस कमजोर किया, इलेक्शन में ईवीएम से लेकर के तंत्र, गवर्नमेंट मशीनरी को तंत्र कहते हैं, पर कंट्रोल करके वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके इलेक्शन जीतना इन्होंने अपना परम धर्म बना लिया। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से अपोजिशन पार्टीज की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उनके एमएलए खरीद करके उनकी पार्टी को ब्रेक करके अनैतिक तरीके से सत्ता प्राप्त की। जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस करके उस पर कंट्रोल करने का लगातार प्रयास किया। लोअर जुडिशरी, यहां तक कि कुछ हाई कोर्ट को भी इन्होंने कमजोर किया। इनका मोदी शाह का गुजरात में इसी तरह पावर में बने रहने का यही पुराना हथकंडा था, यही रिकॉर्ड रहा है। शायद अपोजिशन पार्टी इस सबका स्टडी करने में चूक कर गई थी कि काश उन्होंने गुजरात में इनकी वर्किंग को स्टडी कर लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने अभी हॉरोस्कोप दिखाई थी, जहां पर जब ओथ ली थी इन्होंने भारत की, उस समय भारतवर्ष की सूर्य की महादशा चल रही थी और केतु की अंतर्दशा चल रही थी। कारण है ये डेस्टिनी मुझे आज समझाने की, मोदी जी की सत्ता आपको डेस्टिनी के रूप में मिली, इसलिए मिली क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना था। हमने कोई देखिए स्वतंत्रता, आज की जनरेशन ने, हमारी जनरेशन ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन तो देखा नहीं है संजय जी, ना हमारा कोई पार्टिसिपेट, ना हमने गुलामी देखी, हमने तो किताबों में पढ़ा। तो आज इसलिए मुझे डेस्टिनी के सब्जेक्ट को समझाना पड़ा। उस समय यह ग्रह योग डेस्टिनी था। उस समय भारतवर्ष की सूर्य की महादशा, केतु की अंतर्दशा, शुक्र लग्नेश की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। सूर्य लग्न में था, शुक्र केतु प्रजा के सुखों का कारक, चंद्रमा 12वें भाव में था। वार एंड लॉसेस, सीक्रेट प्लॉट्स, 12वां घर जो होता है, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। 12वां घर होता है वार एंड लॉसेस, सीक्रेट प्लॉट्स, असैसिनेशन, लूट्स, रेप्स, सेडिशन, ट्रीजन, कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट ट्रीटीज, ब्लैक मनी ट्रांसफर, गैम्बलिंग, क्रिमिनल्स, प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैकमेल, डिसेप्शन, फोर्जरी, डिटेक्टिव्स, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, इम्प्रिजनमेंट, जेल, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज, मिजरीज, मिसफॉर्चून, पॉवर्टी, स्कैंडल्स, एपिडेमिक्स। इसीलिए मोदी जी के काल में इतिहास की सबसे बड़ी घटना कोविड पीरियड भी आया, क्योंकि वो भी एक डेस्टिनी का पार्ट था। सो एपिडेमिक्स, प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्रीज, स्मगलिंग, लॉस, एक्स्ट्रावेंजेस, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट, टेररिस्ट, फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। याद रहे कि जो भारत की जो आने वाली दशा है, और उस दशा में जो मैंने आप लोगों को बताया कि भारत की कुंडी यह है, भारत की हॉरोस्कोप में दर्शकों ये देख लो कि मंगल 12वें घर का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठा है। तो हमारी ज्योतिष की मंडेन एस्ट्रोलॉजी की ये किताब मैं दिखाते हुए बताता हूं कि इस किताब के अनुसार अगर 12वें घर का लॉर्ड जिस स्थान में बैठा हो, तो उस स्थान के से संबंधित कार्यों में फॉरेन पावर का इन्वॉल्वमेंट आता है। तो 12th लॉर्ड इन सेकंड हाउस शोज फॉरेन पावर्स आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ कंट्री। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, इन सब बातों की चर्चा मैं आज फिर से इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से लोग, इसलिए करना पड़ रहा है संजय जी कि बहुत सारे लोग मुझे फोन करके दुखी होकर जब मुझसे पूछते हैं कि इस राक्षसी शासन का अंत कब होगा, तब मेरा रिप्लाई होता है कि ये सब डेस्टिनी है और हमारे देश और जनता के कर्मों का फल है कि हम स्वतंत्रता उसको पाने के लिए लाखों लोगों के बलिदानों को भूल गए। हमने अज्ञानतावश, इग्नोरेंस के कारण उन संत महात्माओं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस, बीजेपी के फेक न्यूज नैरेटिव्स और उनके प्रोपेगेंडा पर विश्वास किया। हम कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आम सिटीजन को दिए गए राइट्स को भी भूल गए। हमें यह भी भूल गए कि आरएसएस, जिसका फ्रीडम मूवमेंट से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, जीरो कंट्रीब्यूशन था, जो धर्म संस्कृति के पाखंड की बात करके लोगों को भ्रमित कर रही है। दरअसल आरएसएस की मूल भावना कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसको मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता संग्राम की अपने एड्रेस में भी कहा था कि एनजीओ, वास्तव में आरएसएस एक एनजीओ है, लेकिन इनका पॉलिटिकल एम्बिशन है जिसके कारण ये बीजेपी बनी और इन्होंने कैसा सत्ता हमारे को दी है, हम देश, पूरा देश देख रहा है और लोगों को भ्रमित करिए। पॉलिटिकल एम्बिशन इस पाखंड और फेक प्रोपेगेंडा की तरफ से धकेल दिया गया है इनकी पॉलिटिकल एम्बिशन के कारण। इसलिए परमात्मा ने देश और देशवासियों को पनिशमेंट के रूप में इस राक्षसी प्रवृत्ति की सरकार को, सत्ता को सौंप दिया। लोगों को इतिहास जानने पर मजबूर कर दिया कि कैसे चंद मुगल आए और हमें सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बना के रखा। उसके बाद फिर चंद अंग्रेज आए, मतलब फ्यू इंग्लिश पीपल,
और उन्हें भी हमें सैकड़ों वर्ष तक गुलाम बनाकर हम पर शासन किया और अखंड भारत के 2 टुकड़े करा दिए। अब उसी परमात्मा ने संजय जी गुजरात से 2 लोगों को भेजा, केवल 2 लोगों को, मोदी और शाह, जो कि व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं और गुजरात का मूल धर्मी व्यापार है। इन्हें उन्होंने जब सेंटर में सत्ता बनाई तो उस समय डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, कम्युनल हार्मनी, पीस, लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ की अपेक्षा करना ही उनसे अपेक्षा करना गलत था। वो यहाँ पर किसी आइडियोलॉजी देश को महान बनाने के लिए नहीं आए थे, इसकी मजबूती के लिए थोड़ी उन्होंने सत्ता में आए। वो तो देश की सारी धन संपत्ति, रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज पर कब्जा करके हमारे लिए गुलामों जैसी औकात दिखाने का एहसास कराने के लिए आए हैं, सत्ता में आए। मानवता, नैतिकता, सौहार्द, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। सिंस आफ्टर 2015 इंडिया वाज रनिंग द दशा ऑफ मून, 10 वर्ष की चंद्रमा की दशा 2015 से भारत की चली है, विच विल एंड ऑन 5 सितंबर 25, अगले 5 तारीख को खत्म हो रही है सितंबर में, विच सिग्निफाई इमोशंस, फीलिंग, परसेप्शन, साइकोलॉजी। इसलिए ये लोग इन 10 वर्षों में देश के रियल इश्यूज से लोगों का ध्यान भटकाकर इमोशनल, भावनात्मक मुद्दों को आगे करके हमें भ्रमित करते रहे हैं, जिसका कि अब अंत निकट है। आप पूछ रहे थे, मैं फिर दोबारा कहता, अंत निकट है इसका, और इसकी सत्ता से, इनकी सत्ता से विदाई निश्चित है आने वाले दिनों में। देशवासियों को रामायण का ध्यान करना चाहिए, जो रामायण मैंने आपको दिखाई है, फिर से रामायण का ध्यान करें। रामायण का ध्यान करना चाहिए कि कैसे अहंकारी रावण का भगवान ने सबसे लास्ट में अंत किया था। उससे पहले उसके सारे तंत्र, उसके इकोसिस्टम को डैमेज कर दिया था भगवान राम ने, एक एक करके। और हनुमान जी ने उसमें बहुत बड़ी मदद की थी। हनुमान जी का ग्रेट रोल था उनके इकोसिस्टम को खत्म करने में। इंडिया की हॉरोस्कोप में उस समय डेमोक्रेसी और पीएम पावर का सिग्निफिकेटर शनि इलेक्शन के भाव में 6 हाउस में राहु के साथ प्लेस था जब मोदी जी ने सत्ता ली है, जो कि कंफर्म कर रहा था कि सत्ता में छल, कपट, चोरी, मैनिपुलेशन, फ्रॉड से आए हैं और इसी का इस्तेमाल करके सत्ता में बने रहेंगे। मंगल भारत की चंद्र कुंडली के अनुसार 10वें भाव सत्ता, पावर, पीएम का लॉर्ड है और 12वें भाव मिथुन राशि में है, जिसका अर्थ है सत्ता का अंत होना निश्चित है, जिसका अर्थ ही समता। मैंने भाजपा के एनुअल हॉरोस्कोप में डिस्कशन करते हुए 30 मार्च को कहा था कि इस पूरे वर्ष में इनका आचरण घटिया किस्म का, लो स्टैंडर्ड का होगा, जिससे पूरे विश्व में इनकी इमेज बहुत खराब होगी। देयर मे बी मेनी मोमेंट्स ऑफ ह्यूमिलेशन, डिस्ग्रेस, कई महत्वपूर्ण नेताओं की बीमारी और अन्य अशुभ समाचारों का योग है। तो ये सब चीजें आपने देखी हैं संजय जी, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, राहुल गांधी और अपोजिशन के जो 300 एमपी द्वारा इलेक्शन कमीशन का घेराव करने का जो मार्च था, उसको इसलिए मैंने कहा कि इनके घटिया आचरण के कारण विश्व में भारत की छवि खराब होगी। संजय, हमारी गोदी मीडिया ने नहीं कवर किया था, लेकिन मैंने आपको जानकारी के बता दो, इंटरनेशनल मीडिया ने उस मार्च को कवर किया था वहां पर। तो पूरे विश्व में ये छवि पहुंच गई है मोदी जी की कि मोदी जी गलत तरीके से सत्ता में बैठे हुए हैं। और मैं तो खुद बनारस में गया हूं, बनारस के बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से कहा, मुझे वहां पर उस समय भी बताया गया था जब ये 2024 के चुनाव के बाद में कि मोदी जी यहाँ चुनाव हार चुके थे। मुझे वहां, मैं पर्सनली गया था और इसीलिए मोदी जी को वहां पर एक फंक्शन में एक रोड शो में चप्पल भी मारी थी फेंक के, क्योंकि बनारस के लोग बहुत दुखी हैं। जिस तरह से प्राचीन मंदिरों को तोड़ के उन्होंने जो कॉरिडोर बनाया है, वो बनारस के पुराने लोगों को अभी तक नहीं उसको भूले हैं। और वो चप्पल भी जो फेंकी गई थी, दर्शकों आपको याददाश्त के लिए बता देता हूं, वो संघ का दफ्तर था आसपास में, वहां के उसके आसपास के दफ्तर से फेंकी गई थी जब मोदी जी रोड शो कर रहे थे, जिसको गोदी मीडिया में पूरी उस न्यूज को दबा दिया गया था, क्योंकि वो उसी से पता लगता कि बनारस के लोग कितने नाराज हैं। तो प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड की मीडिया में हाईलाइटेड रहा। इससे मोदी जी के 11 वर्षों या उससे पहले के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पॉपुलर ब्रांड उनको बनाना, पॉपुलर और पावरफुल लीडर, ईमानदारी वाली गवर्नेंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रेस्पेक्ट और डेमोक्रेसी आदि का सभी का परसेप्शन जीरो कर दिया इस घटना ने, जो 300 सांसद आए। और पूरा विश्व जान गया कि सत्ता इलेक्शन मैनिपुलेशन से बनी है मोदी जी की। इंडिया के इलेक्शन कमीशन का नाम भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एक खत्म हो गया, इंडिया के इलेक्शन कमीशन, ऐसा पूरे विश्व में एक छवि बन चुकी है। मोदी जी उसे ठीक उसी तरह से अपनी कुर्सी की लेग से बांध कर रखा हुआ मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन को। जानता कैसे बांध के रखा है? जैसे रावण ने 9 ग्रह बांध लिए थे अपने सिंहासन से।
तो इसी तरह जितनी भी एजेंसी है, ईडी, सीबीआई, ये 9 ग्रह के समान है, ये सब मोदी जी के सिंहासन से बंधे पड़े हैं, इसलिए वो दुम हिलाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उस समय भी हनुमान जी ने ही उन 9 ग्रहों को मुक्त किया था। तो याद रखिए, हनुमान जी की भक्ति करिए, इनका राक्षसी शासन का अंत जरूर होगा। तो रावण ने 9 ग्रहों को अपने सिंहासन से बांध दिया था, जिन्हें लंका दहन के समय श्री हनुमान जी ने उन्हें मुक्त करा के उन्हें जीवन दान दिया। और वर्ल्ड की जो कवर्ड मीडिया ने इवेंट को कवर किया था, बीबीसी, यूके, अल जजीरा, गार्डियन, राइटर, डाउन, पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ दीज हाईलाइटेड इलेक्टोरल फ्रॉड एंड डिटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स। उन्होंने इस चीज को डिटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स, इसकी बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में एक और परसेप्शन था, वो सब खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में ऑल सडन, जिसमें ऑल ऑफ ए सडन विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव सीजफायर जो किया, उससे इनका बोल्ड इमेज भी खत्म हो गया। और इसके बाद रही सही कसर ट्रंप के सामने इनकी लगातार साइलेंस ने भी पूरा कर दिया। तो संजय जी, मुझे दोबारा इसलिए रिपीट करना पड़ा कि एक दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हमको ये नहीं पता कि ये फ्रीडम का मायने क्या है। पीछे 15 अगस्त था ना, हम कहते हैं ना स्वतंत्रता दिवस, तो भारत की हॉरोस्कोप में आज डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि भारत का भी तो वर्षफल शुरू हो गया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन डेमोक्रेसी, ये राइटर जरूर चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मेरे जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो कंटेंट है, दर्शकों में शेयर किए जाएं, स्टूडेंट्स में लोग डिस्कस करें, आम जनता को। और आप अपने गांव देहात में भी जाकर लोगों को समझाइए कि आपके वोट का अधिकार कितना है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी है, जो एजिटेशन बनाया, इसको घर घर तक पहुंचाइए संजय जी, क्योंकि आपका यही एकमात्र अधिकार है डेमोक्रेसी में। अन्यथा आप सोचिए कि उस अधिकार में के खोने के बाद आप बिल्कुल मुगल वाले पीरियड में चले जाएंगे या अंग्रेजों वाले पीरियड में चले जाएंगे, जहां पर आपका कोई मतलब नहीं है आपका एग्जिस्टेंस का। तो डेमोक्रेसी मीन्स, फ्रीडम इन ए डेमोक्रेसी मीन्स एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू लिव ऑथेंटिकली while contributing to a shared government system, and people collectively hold power, ability to vote, run for office, and engage in political process without coercion, arm twisting, or compulsion. This includes freedom का मतलब क्या है? This includes fair elections and representation, जिसमें without any gender, caste, and class discrimination of each section. So पहला है फ्रीडम का मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि फंडामेंटल राइट क्या है। ये राइट आप जरूर उसमें शेयर कीजिएगा। फंडामेंटल ये राइट है, और आप अपने पास डायरी में नोट करके रखिएगा। What are the fundamental rights according to Indian Constitution? Right to freedom, speech and expression and vote. Right to equality, gender, caste and creed, racism. Right to freedom of religion, faith and belief. Right against exploitation. Right to constitutional remedies, cultural and educational rights. Constitution says that the responsibility of the legislature, politicians, legislature क्या है? Politicians, government, executives, bureaucracy is not just to provide fundamental rights, but also more importantly to safeguard them. They act as limitations on the powers of the legislature. Legislature की एक limitation है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, and executive under Article 13, and in case of any violation of these rights, the Supreme Court and High Courts have the power to declare such legislative or executive action as a unconstitutional and void. तो ये सब चीजें मैं बता रहा था। तो उसके फंडामेंटल फ्रीडम का मतलब है फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज। नंबर 2, पॉलिटिकल फ्रीडम, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, हम किस पार्टी को वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड बाय लॉज दैट अप्लाई इक्वली टू ऑल, प्रिवेंटिंग arbitrary state power. Independent judiciary is seen to safeguard constitution and individual rights. Social and economic mobility, to improve one's life through education, work or innovation through various systems, institutions and policies. Freedom should be balanced with responsibility. It's not absolute, it's limited where it harms others. Libel laws or incitement, जो भड़काना जिसको, the word is mad today, it runs after destruction and despotism of oppressive absolute power and authority exerted by government.
Word conquest, word order, word loot, word dispossession, the enormous hatred generated against human life and achievement has left no sense of humanity or human love in the world politics of today. We must focus freedom from want, freedom from hatred, discrimination, freedom from discrimination, freedom from jealousy, freedom from war, freedom from fear, freedom from frustration in life, freedom and controls or virtues necessary for a good life. Five, freedom or social assurance are must. Freedom for violence, freedom from exploitation, freedom from violation of dishonor, फ्रीडम फॉर अर्ली डेथ एंड डिजीज। और जो वर्च्यूज हैं वो संजय जी ये हैं एब्सेंस ऑफ इंटॉलरेंस, कंपैशन ऑफ फेलो फीलिंग्स, नॉलेज, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्साइंसनेस, सत्य की खोज, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये संजय जी मैं इसलिए आप ये दर्शकों को बताया कि हम आराम से कहते थे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हम देते रहते हैं, लेकिन हमको उसका मायने पता होना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा एफर्ट था कि मैं लोगों को ये समझा पाऊं कि फ्रीडम के मायने क्या है। तो जल्दी से मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई जो एनुअल हॉरोस्कोप जो भारत की बनी है, इसके ये राइटअप है, ये जरूर देखिएगा कि आने वाले समय में देश क्या देखने जा रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बोर्न इन टॉरस लग्ना एंड कैंसर साइन ऑन 15 अगस्त 1947। जन्म नक्षत्र था पुष्य, जिसका स्वामी 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड शनि है, जो अन्य ग्रहों के साथ 3rd हाउस में प्लेस है। इस शनि की दृष्टि 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस पर पड़ रही है। वर्तमान में मेजर पीरियड महादशा मून की चल रही है, मून सन वीनस, जो 5 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 7 इयर्स की मंगल की 12th लॉर्ड 7th लॉर्ड की दशा शुरू होगी, जो 2nd हाउस फाइनेंस, इकोनॉमी, कॉर्पोरेट्स, करेंसी, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ नेशन, परचेजिंग पावर ऑफ द नेशन, बैंक्स एंड नेशनल ट्रेजरी, रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, नेशनल ट्रेड, कॉमर्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन एंड रेवेन्यूज, स्टॉक मार्केट में प्लेस है। मतलब ये 2nd हाउस से सिग्निफाई होते हैं, जो मैंने पढ़ के सुनाया है। अतः मार्च की दशा में फेलियर ऑफ बैंक्स, हैवी एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, फ्लक्चुएटिंग एंड वीक जीडीपी एंड फ्लक्चुएशन, नेशनल इंटरेस्ट, वेल्थ के ग्रह योग बन रहे हैं। ये मंगल भारत की हॉरोस्कोप के दशांश कुंडली में 12th लॉर्ड 9th लॉर्ड और 6th हाउस में राहु केतु से पीड़ित होकर इन 7 इयर्स में भारत के इंटरनेशनल ट्रेड, बैंक्स फेलियर, कॉर्पोरेट हाउसेज, उनके लीडर्स पर लिटिगेशन और लीगल प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल एरेना में होने के संकेत मिल रहे हैं। उन्हें जेल जाने का भी योग हो रहा है, उनके पैसे जब्त होने का भी संकेत इस मंगल की आने वाली दशा में होगा। जो मैंने आपको बताया, इंडिया का वर्षफल 2025-26 14 अगस्त 2025 को रात्रि को 23:39:43 पर शुरू हुआ, और इस वर्ष उनका जन्म का वृषभ लगन ही उदय हो रहा है। जो उनका जन्म का लगन है, इस वर्ष की मुंता वृश्चिक राशि में है। इसका लॉर्ड मुंतिस मार्स 5th हाउस में कन्या राशि में है। मार्स इस वर्ष का ईयर लॉर्ड भी है, इस हॉरोस्कोप का ये 12th लॉर्ड भी है। 8th हाउस से एस्पेक्ट ये 3rd लॉर्ड मून को, जो कि 12th हाउस में पीड़ित कर रहा है। मंगल और शनि आमने सामने एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं। शनि 10वें घर का लॉर्ड भी है। 7th हाउस में मुंता के जो परिणाम दिए गए हैं, जो एनुअल हॉरोस्कोप की बुक है उसके अनुसार, misunderstanding with foreign powers, loss in international trade, failure, mental worry, worse for stock market, war, trade and military conflicts, worse for international reputation, diplomacy. Moon chart of this annual horoscope indicates very, very inauspicious period for this current ruling government and top leader. Change of government due to some scandals, financial, which may be exposed in foreign countries, foreign land, defense purchase, scandals, डेंजर टू देयर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट का भी इस अत्यंत अशुभ ग्रह योग बन रहा है इस कुंडली के अनुसार। इस एनुअल हॉरोस्कोप में भारत की कुंडली में मंगल की दशा जो 6 सितंबर से शुरू हो रही है, ग्रह योग संकेत दे रहे हैं बड़े लेवल पर इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले ऑफिसर्स, ईडी सीबीआई में भी काम करने वाले ऑफिसर्स पर आने वाले मंथ में लीगल एक्शंस फाइल होंगे, उन्हें जेल होगी। भ्रष्टाचार और कलेक्शन में मैनिपुलेशन करने के मामले में, साथ ही एनएसए और अन्य टॉप ऑफिसर्स पर भी फॉरेन कंट्रीज में लिटिगेशन की प्रॉब्लम आने वाली है। सेबी आरबीआई के लिए भी अत्यंत अशुभ समय रहेगा। ये इनका वर्षफल मैंने आपको बताया। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दर्शकों जाते जाते शेयर करना चाहता हूं, जिसका मैंने ट्वीट भी किया था अभी, और वो प्रेडिक्शन अभी 15 अगस्त की है। ये एक हॉरोस्कोप है संजय जी, ये अपने ऑफिस में बोलिएगा, जरूर दिखाए हैं। जो अभी ये सबसे बड़ी, इससे अभी हाल फिलहाल में इससे बड़ी कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं हुई है।
इस समय वर्ल्ड की सबसे। ये इवेंट पूरी हुई है 15 अगस्त 2025 को अलास्का में। यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की ट्रंप की मीटिंग हुई थी। और जिस समय ये मीटिंग हुई थी संजय जी, मैंने उसको एक हॉरोस्कोप बनाकर ट्वीट किया था, वो ट्वीट जरूर शेयर कीजिएगा। और ये उस समय कन्या लगन में ये इवेंट घटी है। कन्या लगन में इवेंट है, सामने सामने शनि और मंगल इकट्ठे हैं। तो इसका ये एक राइट अप है, जरूर इसको शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहेंगे। इसमें ये लिखा है मैंने, एक्यूरेसी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन प्रेडिक्टिंग द आउटकम ऑफ हाई स्टेक यूएस रशिया समिट हेल्ड एट अलास्का यूएस ऑन 15 अगस्त 2025 अराउंड 11 hours 10 minutes। वहां हमारे यहाँ तो वो 16 तारीख की सुबह बन गई थी, लेकिन उनके यहाँ उस 11:10 में इन्होंने हैंडशेक शुरू किया है, ट्रंप ने और पुतिन ने। It was a most important geopolitical summit after the oath of Donald Trump 20 जनवरी 2025 को। During his campaign trail and shortly after his inauguration, मतलब ओथ लेने के बाद, Donald Trump said that he could end the war quickly within 24-hour timeline। उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि अगर मैं सत्ता में आया तो 24 घंटे में रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। He later on जुलाई 28 को, अभी रिसेंटली उसने कहा, he said एक 10 to 12 days डेडलाइन उसने सेट की थी कि डेडलाइन टू स्टॉप द वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। व्हेन आई मेड ए हॉरोस्कोप अराउंड 7:25। मेरा 7:25 का दर्शकों 15 अगस्त का मेरा ट्वीट है, उसमें टाइमिंग भी देख लीजिएगा। व्हेन आई मेड ए हॉरोस्कोप अराउंड 7:25 इंडियन टाइम, जो 15 अगस्त 2025 को, बट फॉर मेकिंग द हॉरोस्कोप आई टुक द बर्थ ऑफ इवेंट समिट ऑन 15 अगस्त 2025 at 11:10 AM local time Alaska and gave my prediction on X and tagging to Donald Trump। मैंने इसको डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया, पुतिन को भी भेजा है, एलन मस्क को भेजा है, और दुनिया के जितने अमेरिका के अखबार हैं सबको टैग किया था मैंने, ऑल द मेजर मीडिया ट्विटर प्लेटफॉर्म ऑफ यूएसए। तो मेरी प्रेडिक्शन थी, जो दोबारा राइटअप मैं फिर दिखा देता हूं कि इसमें जरूर शेयर कीजिएगा। दैट मीटिंग विल स्टार्ट इन वर्गो ascendant and Aries moon sign. The presence of 8th Lord Mars in Lagna, is aspect on moon indicate aggressive and adamant posturing by Russia, as both 6th Lord of conflict शनि, क्योंकि कन्या लगन का 6वें घर का स्वामी होता है शनि, झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट। 6th Lord of conflict शनि एंड 8th Lord, और कन्या लगन के लिए 8वें घर का लॉर्ड होता है मंगल। 8th Lord Mars आर म्यूचुअली एक्सपेक्टिंग ईच अदर, आमने सामने थे, इन दी हॉरोस्कोप ऑफ समिट एज वेल एज इन दी हॉरोस्कोप ऑफ रशिया। ये रशिया की हॉरोस्कोप भी आपको दिखाता हूं कि रशिया की हॉरोस्कोप में भी ये आमने सामने थे, क्योंकि रशिया की हॉरोस्कोप भी कन्या लगन की, ये रशिया की हॉरोस्कोप है। तो रशिया की हॉरोस्कोप, रशिया का जो पोस्चरिंग था एडमेंट और एग्रेसिव होना चाहिए, ऐसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। वर्गो इन दी हॉरोस्कोप ऑफ रशिया ऑल्सो बोथ डोनाल्ड ट्रंप एंड यूएसए। ये डोनाल्ड ट्रंप की और यूएसए की हॉरोस्कोप अपने ऑफिस में बोलिएगा, है आपके पास में। ये तो यूएसए की हॉरोस्कोप है सिंह लगन की, ये डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप है। ये बोथ डोनाल्ड ट्रंप एंड यूएसए हैज लियो असेंडेंट हॉरोस्कोप एंड देयर सेकंड हाउस में ये ग्रह योग बना था शनि मंगल, स्पीच और वर्ड का होता है, आर हेवीली अफेक्टेड। हेंस आई प्रेडिक्टेड दैट ड्यूरिंग द मीटिंग ट्रंप मे यूज हार्श वर्ड्स एंड थ्रेटनिंग लैंग्वेज। हेंस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन लीड टू एन इनडिसाइसिव एंड इनकंक्लूसिव आउटकम with little to no room for compromise। तो ये भविष्यवाणी इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो मीटिंग फेल हो गई है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। भारत में बैठकर, हरियाणा के एक छोटे से शहर में बैठ के मैंने उस आउटकम को गया। इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी साइंस की क्या देख सकते हैं, जिसमें जबकि दुनिया के कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट, पंडित इस इवेंट को ऐसे नहीं कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि भाई इसमें कोई, और ये कितने टाइम से प्लान हो रही थी, आपको कितने टाइम से उसको प्लान हो रहा था, और इसमें भारत के लिए खतरा है। दर्शकों जाते जाते बता देता हूं, इस मीटिंग का, इस समिट का फेल हो जाना भारत के लिए खतरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इस मीटिंग के में जाने से पहले चेतावनी दी थी संजय जी। उसने कहा था अगर मेरा कंप्रोमाइज नहीं हुआ तो मैं इंडिया को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो इंडिया को ही कल्प्रिट मानता है कि इंडिया रूस का, रशिया का ऑयल खरीदकर रशिया को स्ट्रेंथ दे रहा है, वार के लिए पैसा दे रहा है। सो मेरी जितनी भी एनालिसिस मैंने भी मंगल की दशा की, भारत की कुंडली की, भारत के वर्चुअल की एनालाइज की, वो सब प्रूव होती हैं कि इस मीटिंग का फेल होना भी उस पर एक स्टैंप लगा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले टाइम में आपको और ज्यादा परेशान करने वाला है।
चलते चलते हनुमान जी की प्रार्थना के साथ फिर मैं शुरुआत आप लोगों को जो जन्माष्टमी कल निकली उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान कृष्ण आपकी जीवन में, भगवान कृष्ण का मतलब है, कृष्ण का होता है चेतना, तो चेतना वापस लौट के आए। और सबसे बड़ा चीज है कि चेतन स्वरूप तो हमारे हनुमान जी क्योंकि जीवित हैं, तो हनुमान जी की भक्ति में रहिए, तो इन सब चीजों को आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजीव नारायण जी, और मुझे अब वक्त है आपके कमेंट का। कमेंट करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।